हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज हम अध्ययन करेंगे महासागरीय जल की लवणता का। विश्व के 71% भाग पर महासागर, सागर और अन्य जलाशय फैले हैं। महासागरों में जल की बड़ी मात्रा है, लेकिन ये पीने योग्य नहीं है। इसका मुख्य कारण जल में लवणों की उपस्थिति है। महासागरों में लवणों की उपस्थिति से उत्पन्न खारेपन को महासागरों के जल की लवणता कहते हैं। 1000 ग्राम जल में जितने ग्राम घुला हुआ लवण पाया जाता है, उससे समुद्री जल की लवणता प्रकट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम लवण पदार्थ होते हैं, तो उसमें लवणता 35% कही जाएगी। नदियों के स्वच्छ जल में सदा ही कुछ न कुछ मात्रा में लवण पदार्थ घुले रहते हैं। नदियां जब धरातल से बहकर समुद्र में प्रवेश करती हैं, तो समुद्र में निरंतर लवण पदार्थ पहुंचाती रहती हैं। समुद्र में वाष्पीकरण से स्वच्छ जल उड़ता रहता है, लेकिन ये घुले हुए ठोस पदार्थ यानी कि नमक वहीं रह जाते हैं। इस कारण समुद्र का जल शनै शनै अधिकाधिक लवण युक्त होता जा रहा है। प्रतिवर्ष विश्व की नदियों द्वारा समुद्र में 16 करोड़ टन नमक बहाकर समुद्र में जमा कर दिया जाता है। अतः समुद्री जल की लवणता का मूल कारण नदियां हैं। समुद्री जल का खारीपन केवल नदियों के कारण ही नहीं, अपितु इस खारीपन के अन्य अनेक कारण हैं, जैसे वाष्पीकरण, समुद्री जीवों की स्थिति और विभिन्न तत्वों की रासायनिक प्रक्रियाएं। महासागरीय जल में कई प्रकार के नमक विद्यमान हैं। इनमें सबसे अधिक मात्रा सोडियम क्लोराइड की है। इसके अतिरिक्त मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट भी पाए जाते हैं। इन नमकों के अतिरिक्त समुद्री जल में कुछ अन्य प्रकार के नमक भी पाए जाते हैं, लेकिन इन सॉल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। समुद्री जल में लवणता की भिन्नता के कई कारण हैं, जैसे ताप, नदियों द्वारा लाया गया ताजा जल, वर्षा, हिम का पिघलना, वाष्पीकरण, तल और नीचे की लहरों का मिश्रण, पवनें और समुद्री जीव। तो पहला है ताप।
ताप अधिक होने से समुद्री जल का वाष्पीकरण तीव्रता से होता है। जल तो वाष्प बनकर उड़ जाता है, लेकिन लवण समुद्र में ही रह जाते हैं। वाष्प बना जल वर्षा के रूप में नीचे गिरता है तो मिट्टी से नमक घोलकर नदियों द्वारा समुद्र में पहुंचाया जाता है। इस प्रकार से लवणों की मात्रा बढ़ती है। दूसरा है नदियों द्वारा लाया गया ताज़ा जल। जिन क्षेत्रों में नदियों द्वारा लाया गया ताज़ा जल अधिक मात्रा में आता है, वहाँ लवणता कम होती है। उदाहरण के लिए काला सागर में नीपर, नीस्टर और डोन नदियाँ ताज़ा जल डालती हैं, जिससे वहाँ लवणता कम है। नेक्स्ट है वर्षा। वर्षा की मात्रा बढ़ने से लवणता घटती है और वर्षा कम होने से लवणता बढ़ती है। विषुवत रेखीय प्रदेशों में वर्षा अधिक होने से विषुवत रेखीय सागर क्षेत्रों में लवणता घट जाती है। नेक्स्ट है हिम का पिघलना। हिम पिघलने से जल प्राप्त होता है, वो भी लवणता को कम कर देता है। उदाहरण के लिए उत्तरी सागर में लवणता कम होने का प्रमुख कारण हिम का पिघलना है। नेक्स्ट है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण द्वारा समुद्र का जल भाप बनकर उड़ जाता है, जिससे लवणता बढ़ जाती है। लाल सागर में वाष्पीकरण तीव्र होता है, जिससे लवणता भी अधिक है। नेक्स्ट है तल और नीचे की लहरों का मिश्रण। जब किसी स्थान पर नीचे की लहरें ऊपर आकर तल की लहरों से मिश्रित होती हैं तो लवणता भी परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है पवनें। गर्म और शुष्क पवनों के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है, जिससे लवणता बढ़ती है। यही कारण है कि कर्क और मकर रेखा के निकटवर्ती समुद्री भागों में गर्म और शुष्क हवाओं के परिणाम स्वरूप लवणता अधिक है। तीव्र हवाएं समुद्री जल की ऊपरी तह को बाहर ले जाती हैं, जो अधिक खारीपन लिए हुए होती है, और नीचे का कम खारी जल ऊपर आ जाता है, जिससे खारेपन में कमी हो जाती है। नेक्स्ट है समुद्री जीव। स्वच्छ और मीठे जल में सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है, जबकि समुद्री जीव सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट का अधिकांश भाग चूस लेते हैं, जिससे समुद्री जल में खारीपन की मात्रा बढ़ जाती है। महासागरों में लवणता के वितरण पर अक्षांशों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता घटती जाती है। यद्यपि भूमध्य रेखा पर वर्ष भर ऊंचा तापमान रहता है और वाष्पीकरण की मात्रा भी अधिक रहती है, फिर भी यहाँ सदैव होने वाली भारी वर्षा लवणता को कम कर देती है। इसलिए यहाँ उच्चतम लवणता नहीं पाई जाती। यहाँ लवणता की मात्रा 34% से कम रहती है। इसके विपरीत उच्चतम लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। यहाँ तापमान और वाष्पीकरण अधिक
तथा आर्द्रता कम होती है। यहाँ लवणता की मात्रा 36% पाई जाती है। 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य लवणता 35% तक रहती है। दोनों गोलार्धों में 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य लवणता में कमी आ जाती है। इन क्षेत्रों में जो लवणता है वो उत्तरी गोलार्ध में 31% और दक्षिणी गोलार्ध में 33% पाई जाती है। ध्रुवों के समीप जल के पिघलने से लवणता में और कमी आ जाती है। समस्त उत्तरी गोलार्ध में लवणता 34% और दक्षिणी गोलार्ध में 35% तक रहती है। अक्षांशीय वितरण के आधार पर महासागरों में लवणता के 4 क्षेत्र किए जा सकते हैं, जैसे विषुवतरेखीय अपेक्षाकृत कम लवणता का क्षेत्र, अयनवृत्तीय अधिक लवणता का क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय कम लवणता का क्षेत्र, ध्रुवीय और उपध्रुवीय न्यूनतम लवणता का क्षेत्र। यदि प्रादेशिक वितरण की दृष्टि से देखा जाए तो सामान्य से अधिक लवणता वाले जो प्रदेश हैं उसके अंतर्गत आता है लाल सागर, फारस की खाड़ी, भूमध्य सागर। सामान्य लवणता वाले जो प्रदेश हैं उसके अंतर्गत आते हैं कैरेबियन सागर, वाष्प जल संधि और कैलिफोर्निया की खाड़ी। सामान्य से कम लवणता वाले जो प्रदेश हैं उसके अंतर्गत आते हैं आर्कटिक सागर, बेरिंग सागर, जापान सागर, चीन सागर, उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल, बाल्टिक सागर, हडसन की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया सागर और अंडमान सागर। महासागरों में गहराई के साथ कहीं लवणता बढ़ती है और कहीं घटती है। भूमध्य रेखा के पास सतह की लवणता कम होती है पर गहराई के साथ बढ़ती जाती है, लेकिन अधिक गहराई पर जाने पर लवणता में कमी आ जाती है। भूमध्य रेखा से दूर जाने पर सतह की लवणता अधिक और गहराई में कम होती है। 20 डिग्री और 40 डिग्री अक्षांशों के बीच ऐसा ही पाया जाता है। महासागरों में जहाँ अंत्य समुद्री तट के अंत्य सागरीय चबूतरे पाए जाते हैं वहाँ लवणता अधिक मिलती है। स्थल से घिरे सागरों में भी लवणता अधिक मिलती है, क्योंकि स्थलीय भाग तापमान बढ़ा देते हैं। एज अ रिजल्ट सैलिनिटी भी बढ़ जाती है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।